जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दीप हिंदी ऑनलाइन संसार में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सीटेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2015 का हल प्रश्न पत्र। बाल विकास है आपका पहला। बाल विकास में पहला क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसका उत्तर है सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। क्योंकि पहला है यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है, ये भी गलत है। बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके, ये भी गलत है। कोई किसी के भविष्य को नहीं जानता है। कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े, ये भी गलत है। क्योंकि पता नहीं रहता है कि कौन सा बच्चा किस बुद्धि का है। अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे। बच्चों को सूचनाएं लिखाकर उन्हें याद करने को कहकर, यदि बच्चों की अवधारणाएं गलत हैं तो उन्हें दंड देकर, तथ्यात्मक उनकी जानकारी देकर, अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर। तो यही डी वाला सही है। अगला है, जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम ना कर सके, क्योंकि यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ से ले जा सकता है। पुस्तकालय में बहुत अधिक पुस्तकों को खरीदने की आवश्यकता होती है। जब अधिक संख्या में बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे तो बड़ी मात्रा में प्रमाण पत्र देने होंगे। नंबर डी है, पुस्तकों को पढ़ना बच्चों को उनके गृह कार्य को पूरा करने में बाधा डालेगा। तो इसका सही ऑप्शन है ए, यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकता है। अगला है 4 नंबर, किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है समय सारणी का कठोरता से पालन करना और पाठ्यक्रम से बंधे रहना, सीखने की विश्वसनीय स्थिति जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना, अपने ज्ञान से शिक्षार्थियों को परिपूर्ण करना और उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना, सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना और शिक्षार्थियों को सही उत्तरों के लिए तैयार करना। तो यही डी वाला ऑप्शन सही है कि सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना और शिक्षार्थियों को सही उत्तरों के लिए तैयार करना। अगला है 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है। नंबर 1, गलतियों से बचने के लिए बच्चों को शिक्षक का अनुकरण करना चाहिए। बच्चों की गलतियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उन्हें कठोर दंड दिया जाना चाहिए ताकि वे गलतियां न दोहराएं। तो ये तो एकदम से गलत है, क्योंकि जब कोई भूल करेगा तभी वो सीख पाएगा और दंड का प्रावधान हट चुका है। बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि उनमें विचार करने की क्षमता नहीं होती है, ये भी गलत है। डी, बच्चों की गलतियां एक खिड़की के समान होती हैं यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं। तो यही सही ऑप्शन है आपका।
नंबर 6, आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, क्योंकि आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उससे अपने शिक्षण की प्रतिपुष्टि भी करता है। आकलन ही एकमात्र तरीका है जो आश्वस्त करता है कि शिक्षकों ने पढ़ाया और बच्चों ने सीखा। नंबर C है, आज के समय में केवल अंक ही शिक्षा में महत्वपूर्ण है। बच्चों को अंक दिए जाने चाहिए ताकि वे समझ सकें कि अपने सहपाठियों की तुलना में कहाँ पर हैं। तो इसमें नंबर A सही है। आकलन से अध्यापक बच्चों की प्रक्रिया, आकलन एक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक बच्चों तथा अपने शिक्षण विधि का विश्लेषण करता है कि बच्चों की अधिगम क्षमता का विकास हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ है तो शिक्षण विधि में क्या कमी है। इस प्रकार शिक्षक को प्रतिपुष्टि मिल जाती है, साथ ही बच्चों के अधिगम का निर्धारण भी किया जा सकता है। नंबर 7 है, पाठ्यचर्या में ऐसी जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाजें पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए। नंबर 1, बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना। बच्चों के अनुभवों को निरस्त कर पाठ्य पुस्तकों पर ध्यान केंद्रित करना। नंबर 3, पाठ्य पुस्तक के अध्यायों को क्रमवार पूरा कराना। और नंबर 4, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका अच्छे प्रश्न पूछे और शिक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखें। तो इसका सही ऑप्शन है बच्चों को अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना। अगला है 8 नंबर, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को ... की आवश्यकता होती है। तो बच्चे को प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। बच्चे को प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। अगला नंबर है, भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं। सीखने के लिए भावनाओं को अलग रख देना चाहिए। नंबर B है, प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं। नंबर C है, सीखने के लिए अभिप्रेरित करने भावनाओं की कोई भूमिका नहीं होती। नंबर D है, कुछ नया सीखना इस पर निर्भर करता है कि उसमें हम कितने निपुण हैं। तो इसमें B वाला ऑप्शन सही है। प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती हैं। अगला नंबर है, बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की ... की योग्यता का आकलन करते हैं। सही नंबर 1 है, सही उत्तर का निर्माण करने के। दूसरा है, सही उत्तर की व्याख्या करने। तीसरा है, सही उत्तर की पहचान करने। और चौथा है, सही उत्तर का प्रत्यास्मरण करने। तो C वाला ऑप्शन सही है, सही उत्तर की पहचान करने। अगला है, सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। नंबर 1, मूल्यों और विश्वासों का अर्जन। नंबर 2, आनुवांशिक संचरण। नंबर 3, एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना। नंबर 4 है, कौशलों का अर्जन। तो इसमें B वाला ऑप्शन सही है, आनुवंशिक संचरण। अगला है,
12 नंबर, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं। इसके लिए पियाजे ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया है? जीन, परिपक्वन प्रखंड, स्कीमा या अवधारणाएं, विकास के क्षेत्र। तो इसमें सही है स्कीमा यानी अवधारणाएं। अगला है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? नंबर 1, बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं। नंबर 3, बच्चे आह केंद्रित होते हैं। नंबर 4, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। तो यही सही है, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, अर्थात 4 नंबर डी का एकदम सही है। अगला है, अधिगम आसक्तता वाले बालक। नंबर 1, बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। नंबर 2, बच्चे दृश्य शब्दों साइट वर्ड्स को आसानी से पहचानते और समझते हैं। नंबर 3, बच्चों का मानसिक विकास मंद होता है। नंबर 4, बच्चे निम्न बुद्धि लब्धि वाले होते हैं। तो इसका ऑप्शन ये है नंबर 1, ये बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। सृजनात्मकता क्या है? नंबर 1, बुद्धि का एक प्रकार जो उन कौशलों से संबंधित है जो संचित किए गए ज्ञान और अनुभव पर निर्भर होते हैं। नंबर 2, बुद्धि का एक प्रकार जो संसाधन की गति को शामिल करते हुए सूचना प्रक्रमण कौशलों पर अत्यधिक निर्भर होता है। नंबर 3, समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता। और नंबर 4, सृजनात्मकता 200 से ऊपर की बुद्धि लब्धि से सर्वाधिक बेहतर ढंग से परिभाषित होती है। तो इसमें सही ऑप्शन है सी, समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता। अगला नंबर है, भारत में बहुत से बच्चे विशेषकर लड़कियां विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करते हैं। आपके विचार से इस संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता है। नंबर बी, शिक्षिका को सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे अपना गृह कार्य पूरा करने के लिए सुबह जल्दी उठें और देर तक रुकें। नंबर सी, बच्चों के माता पिता से उनके गृह कार्य को पूरा कराने के लिए ट्यूशन लगवाने के लिए कहिए। नंबर डी, उसे उन बच्चों को कठोर दंड देना चाहिए जो अपना गृह कार्य पूरा नहीं करते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता है। अगला नंबर है, एक प्रभावी कक्षा में बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। बी, बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं क्योंकि शिक्षक उनकी प्रत्यास्मरण योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेता है। नंबर सी, बच्चे शिक्षक से डरते हैं क्योंकि वह मौखिक और शारीरिक दंड का प्रयोग करता है। बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते हैं और जैसा उन्हें अच्छा लगता है वैसा करते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। अगला नंबर है,
ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना। ऑप्शन ए, अपने तरीके से जानकारी को व्यवस्थित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करेगा। शिक्षिका के कार्य को कठिन और शिक्षार्थियों के कार्य को आसान बनाएगा। शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। नंबर डी है, शिक्षार्थियों के लिए प्रत्यास्मरण को आसान बनाएगा। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। अगला नंबर है, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है। नंबर ए, क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या एक असतत प्रक्रिया? बी, भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव। सी, प्रकृति और पोषण पर बहस। डी, बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, प्रकृति और पोषण पर बहस। अगला नंबर है, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसी एक की विशेषता है। ए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। सी, संवेदी गति अवस्था। डी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें बी वाला सही है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला नंबर है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूँगा। यह बच्चा कोहल वर्ग की नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? नंबर एक, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण। बी है, सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण। सी है, सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण। और डी है, दंड और आज्ञा पालन अभिमुखीकरण। तो इसका सही ऑप्शन है, यदि कोई बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है